ऑनर्स के बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह फिर से आपके लिए मानव भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध का नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर बना रही हूँ। मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञान। पिछले दोनों वीडियो में हमने प्राकृतिक विज्ञानों की बात की थी, जो भौतिक विज्ञान है या प्राकृतिक विज्ञान है, जो प्रकृति वाले प्रकृति की विशेषताओं से मानव से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ बात आती है सामाजिक विज्ञानों की, यानी सामाजिक विज्ञान वो जो मानव से सीधे संबंधित है। मानव भूगोल की वर्तमान विचारधाराओं में भौतिक एवं मानवीय आधार पर अपना यथोचित स्थान रखते हैं, फिर भी उनमें मानवीय शक्तियों को उसी प्रकार प्रधानता दी जाती है जिस प्रकार भौतिक भूगोल में भौतिक नियमों या शक्तियों को। यानी केवल भौतिक विज्ञानों के द्वारा ही हम मानव भूगोल को नहीं समझ सकते, इसमें हमें सामाजिक भूगोल से भी सामाजिक भूगोल के अध्ययन से भी यह मानव भूगोल के विशेषता को जानना पड़ेगा। तो अब यहाँ बात करते हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम उन सामाजिक शास्त्रों का भी वर्णन करें जो मानव भूगोल की तरह ही महान मानव शक्तियों का अध्ययन करते हैं। संभवतः इन सामाजिक शास्त्रों में मानव भूगोल का संबंध अत्यंत घनिष्ठ हो जाता है, अतः सामाजिक विज्ञानों का संबंध मानव भूगोल से होता है। सबसे पहले बात करें हम मानव भूगोल और इतिहास। कोई भी बात यदि हम कहते हैं तो हमेशा ऐतिहासिक पर पृष्ठभूमि के आधार पर ही कहते हैं। तो मानव भूगोल और इतिहास के बारे में बहुत एक मानव भूगोल की विद्वान रही हैं कुमारी सैंपल, जिन्होंने कहा कि हिस्ट्री इज ज्योग्राफी सेट इनटू मोशन। इनके शब्द एकदम संदर्भित हैं, मानव और सामाजिक भूगोल से सांदर्भिक हैं। आज जो भूगोल है कल वही समय के अंतर से इतिहास बन जाता है। यानी आज वर्तमान में हम जो भी कार्य कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए वो ऐतिहासिक ही होंगे। इसी प्रकार जॉर्ज टैथम के अनुसार हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ इवेंट विच फॉलो वन अनदर इन टाइम। ज्योग्राफी इज अ रिपोर्ट ऑफ फिनोमिना दैट next to each other in space. Together they comprise the whole of our perception. परंतु आज दार्शनिक सिद्धांतों ने यह सिद्ध कर दिया है कि स्थान व समय कोई दो अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं, यद्यपि उनके दो स्वरूप हमें अलग अलग प्रतीत होते हैं। यदि यह भी स्वीकार कर लिया जाए कि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, तो कम से कम यह तो स्वीकार करना ही होगा कि इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। बात किन दोनों की हो रही है? स्थान और समय की। यानी स्थान और समय यदि भिन्न भिन्न भी हैं, तब भी कम से कम हम ये बात मानेंगे कि समय और स्थान का बहुत घनिष्ठ संबंध है और इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। कांट महोदय के अनुसार भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार करता है। बिना इस पृष्ठभूमि के इतिहास का कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं रह जाता, क्योंकि प्रत्येक ऐतिहासिक घटना का एक विशिष्ट स्थान तथा वातावरण होता है। इसी प्रकार रिटर महोदय ने इतिहास तथा भूगोल का संबंध बताते हुए लिखा है कि द अर्थ एंड इट्स inhabitants stand in closest relation and one cannot be truly presented in all its relationship without the other. Hence history and geography must always remain inseparable. इतिहास तथा भूगोल का घनिष्ठ संबंध स्थापित करने वाले सबसे प्रसिद्ध विद्वान जो थे वो थे बकील महोदय, और उनके अनुसार विश्व का संपूर्ण इतिहास मनुष्य तथा प्रकृति की क्रिया प्रतिक्रियाओं से ओतप्रोत है।
मानव सभ्यता के विकास का इतिहास इन संबंधों से कभी भी विच्छेदित नहीं किया जा सकता। अतः यूरोपीय तथा अन्य सभ्यताओं के इतिहास के पीछे मनुष्य एवं प्रकृति के पारस्परिक संबंधों तथा क्रिया प्रतिक्रिया का सामंजस्य निहित है। इसी संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि हिस्ट्री इज अ ज्योग्राफी ऑफ टाइम वेरेवर ज्योग्राफी इज अ हिस्ट्री ऑफ प्लेस। ये मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। अब नेक्स्ट हम आते हैं इतिहास के बाद राजनीति शास्त्र पर। राजनीति शास्त्र का मुख्य अध्ययन विषय राज्य है और इससे संबंधित राजनीतिक संगठन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ, राजनीतिक कार्य आदि अब सारे इस शास्त्र में आते हैं, परंतु इनमें से लगभग सभी भौगोलिक तत्वों से प्रभावित होते हैं। शासन को अपनी नीति सदैव राष्ट्रीय उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए अपनानी पड़ती है। राज्य की समृद्धि के लिए सरकार एवं अन्य क्षेत्रों से वस्तुएं प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहती है। राज्य या प्रशासन के दो प्रमुख कार्य होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान या विनिमय और दूसरा साम्राज्यवाद। यानी एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान आयात और निर्यात के द्वारा, और दूसरा आपका जो क्षेत्र है, जिस आप यहाँ साम्राज्यवाद से तात्पर्य यही है कि कितना साम्राज्य आपके हद में है। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात ही है कि वर्तमान समय में भी अमेरिका, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे देश हैं, या ग्रेट ब्रिटेन, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनको काफ़ी सालों तक उपनिवेश बनाकर रखा गया। स्पेशली ब्रिटेन ने बहुत सारे क्षेत्रों को उपनिवेश बना के रखा, अपना एक स्वयं तो वहाँ रहते रहे और दूसरे क्षेत्र में जाकर उन्होंने अपने साम्राज्य को फैलाया। इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारे यहाँ ही है कि भारत भी उसका एक उपनिवेश था, बाद में आज़ाद हुआ है। तो ये दोनों चीज़ राजनीति में सबसे ज़्यादा सरकारों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा की जाती है। ग्रेट ब्रिटेन के सीमित साधनों के कारण वहाँ की सरकार ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। अतः ग्रेट ब्रिटेन की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीति में सदैव साम्राज्यवाद की भावना रही है। नीदरलैंड तथा स्विट्जरलैंड की नीति निर्धारक भौगोलिक परिस्थितियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। दूसरी ओर रूस की प्रसार नीति समुद्र तट प्राप्त करने की प्रबल भावना प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार जर्मनी में हिटलर युग की नीति भी एक और बढ़ती हुई जनसंख्या और दूसरी ओर सीमित साधनों की परिचायक थी, जिसके कारण साम्राज्यवाद की भावनाओं का उदय हुआ था। खनिज सामाजिक स्तर निर्धारित भी करते हैं। इसी प्रकार अनेकानेक संबंध भूगोल तथा राजनीति शास्त्र में स्थापित किए जा सकते हैं। अतः भूगोल तथा राजनीति का घनिष्ठ संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निर्धारण, व्यापार तथा वृहद तथा शांति अधिक भौगोलिक तथ्य हैं। इस प्रकार का अध्ययन में हम राष्ट्रों तथा राज्यों की वर्तमान परिस्थितियों को उनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि द्वारा समझने की चेष्टा करते हैं। इसी आधार पर हम राजनीति विज्ञान से भूगोल को जोड़ते हैं और इसमें आप लोगों को लिए ये जरूर कह सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण भौगोलिक आधार पर किया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो विकास कार्य होते हैं वो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर होते हैं। अब आप देखेंगे कि छोटे छोटे गांवों में सरपंच के चुनाव, फिर आपके प्रधान,
फिर आपके जिला प्रमुख और फिर आपके MLAs। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो क्षेत्र के आधार पर होती है। तो भौगोलिक स्थितियों के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की है, इस पर भी क्षेत्र का विकास निर्भर करता है। और मानव भूगोल में हम भौगोलिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था का भी अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आपको अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ सहसंबंधों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।